लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे अगले लाइफ प्रोसेस की, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है, आइए समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स taking in oxygen from air into the cells and using it for releasing energy by burning food, eliminating the waste product like carbon dioxide and water from our body. अब सुनने में ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल सी चीज ये है कि ऑक्सीजन टेक इन करो एयर से, हवा से जो ऑक्सीजन मिल रही है उसे अंदर लो और उसे ब्रेक डाउन करो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां जाएगी? ब्लड के साथ मिक्स होकर सेल्स के अंदर जाएगी और ये सेल्स जो हैं वो और फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लाइक एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार इस टॉपिक को समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। व्हाट इज ब्रीदिंग? Breathing is the mechanism by which organisms obtain energy from air and releases carbon dioxide. सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। इनहेल मतलब अंदर लेना, टू टेक इन, एंड एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ना, टू एग्जिट या टू थ्रो आउट। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ब्रीदिंग। सिंपल सी चीज, सांस लेना, सांस छोड़ना। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक बार रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, यस, ऑफ ब्रीदिंग एंड कन्वर्टिंग द एयर वी ब्रीद इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन से हम एयर को जो हमने ब्रीद की है उसे एनर्जी के फॉर्म में बदल रहे हैं। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। नो, व्हाट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस? यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री या थोड़े बहुत केमिकल्स का लेन देन इन्वॉल्व है। रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग जैसा नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये समझ में आ रहा होगा। ब्रीदिंग क्या है? सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना, उतना काम हो गया, ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन, जो सांस हमने अंदर ली उसको ब्रेक डाउन करना, उसको एनर्जी के फॉर्म में बदलना और उस एनर्जी को अपने बॉडी फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करना, दैट इज रेस्पिरेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन जो है ये दो तरीके से की जा सकती है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या है, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। एक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के साथ की जाएगी, दूसरी जो ऑक्सीजन के बिना की जाएगी। ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना? अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका नाम एरोबिक ही क्यों? बिकॉज एरोबिक वर्ड का मतलब होता है एयर, यानी कि इस तरीके के रेस्पिरेशन में एयर के अंदर से ऑक्सीजन ली जाएगी और उसे यूटिलाइज किया जाएगा अपने काम के लिए। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो कि हमारा फूड है, दैट इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन गेट स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर कर दिए जाते हैं। अब ये एटीपी क्या है? अगर आपने क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर एक टर्म यूज की जाती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये वही है, बेसिकली हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का आपस में क्या लेना देना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या लेना देना है। नाउ
I just want you to have a clear look on both the chemical equations. फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसे भी एक बार ध्यान से देख लीजिए और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है उसे भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर एंड सनलाइट क्या बना रही है? ग्लूकोज बना रही है एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब इसका उल्टा रिएक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जी। ग्लूकोज अलोंग विद ऑक्सीजन जो है वो बर्न आउट हो रहा है और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज हो रही है एनर्जी। फर्क सिर्फ इतना है कि फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी थी दैट वाज लाइट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सनलाइट। यहां पे जो एनर्जी है दैट इज एटीपी, जो कि बेसिक यूनिट है एनर्जी का हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सीजन के बिना किया जाता है। रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये कितनी तरह की होती है? इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्या है? एक बार इनके बारे में बात करते हैं। Alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation is a complex biochemical process during which yeast converts sugar to ethanol. That is a type of alcohol. Alcoholic fermentation एक complex biochemical process है जिसके अंदर yeast जो है वो sugar को alcohol में बदलता है and carbon dioxide is released as byproduct. इसका chemical reaction glucose with the help of yeast is converted into ethanol and carbon dioxide. Lactic acid fermentation क्या होता है? It is a metabolic process. Metabolic मतलब it has related to metabolism of our body, in which glucose and other sugars are converted into cellular energy and metabolite lactate. What is lactic acid in the solution? Generally हमारे मसल सेल्स जब एक्सेस यूज में आते हैं तो वो एक्सेस ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किया जाता है। चाहे आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चाहे वो रनिंग हो, एक्सेसिव वॉकिंग हो, मैराथन हो, या आप कोई भी ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें आपके मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज आ रहा है, तो बेसिकली उस दौरान आपके बॉडी में जब एनर्जी की कमी होती है ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई के कारण, तब हमारे सेल्स के अंदर से जो ऑक्सीजन निकालने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हमने अभी दो तरीके के अनएरोबिक रेस्पिरेशंस की बात की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये दोनों क्या हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए तो इसे एक डिफरेंशिएशन के तौर पे समझते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमेशा एनिमल्स के अंदर होती है, वेयर एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन प्लांट्स एंड फंगाई। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है? जब हम अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, व्हेन वी वर्क आउट फॉर टू लॉन्ग, बीट रनिंग और जॉगिंग और साइकिलिंग फॉर टू लॉन्ग। ये सारे एक्टिविटीज़ के कारण ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो ब्रेड बनाने का या बियर बनाने का जो प्रोसेस है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वी नीड एटीपी। व्हाई? बिकॉज मसल्स कांट गेट इनफ ऑक्सीजन। अब मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें कोई ना कोई दूसरा सोर्स तो एनर्जी का चाहिए। एटीपी इज दैट सोर्स जो हम लोग लेते हैं। एंड हेयर यीस्ट is converted into bread in the presence of CO2. CO2 is the byproduct that is released in this reaction. होता क्या है यहाँ? Pyruvate becomes lactic acid in lactic acid fermentation and pyruvate becomes ethyl alcohol and releases carbon dioxide as the byproduct. अब एक बेसिक डिफरेंशिएशन ले लेते हैं एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी। Aerobic respiration requires oxygen
whereas anaerobic respiration occurs in cytoplasm of the cells. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है, whereas anaerobic respiration साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एटीपी. ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एटीपी, एंड इट प्रोड्यूसेस लेस एटीपी. whereas aerobic respiration uses heart rate and breathing rate. जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ता है. whereas अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब 1-2 मिनट आप एक्सरसाइज करते हो, पहले 1-2 मिनट ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन एक्सपीरियंस करने को मिलता है. नाउ लेट्स डिस्कस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. हमारे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्लांट्स के अंदर क्या रेस्पिरेशन होता भी है या नहीं. बिकॉज रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन को इनहेल करना, इनटेक करना एंड एनर्जी बनाना. तो क्या प्लांट्स भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं? और अगर करते हैं तो उसका करते क्या है? उसको एनर्जी के फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन करते क्या है उस एनर्जी का? व्हाट एग्जैक्टली आर द एक्टिविटीज दैट आर डन बाय प्लांट्स? लेट्स फाइंड आउट. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. Plants get their energy by the process of respiration. During respiration, plants also involve exchange of oxygen and carbon dioxide. Respiration क्यों करना होता है plants को? Plants अपनी energy बनाते हैं इस process से, और as usual इसके अंदर exchange of oxygen and carbon dioxide होता है. Plants get oxygen by the process of diffusion. Now what is diffusion? हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से चीजों को मूव करना लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे, है ना. डिफ्यूजन कैन सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट विद एज मच एज ऑक्सीजन दे नीड. डिफ्यूजन का प्रोसेस ही क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस से प्लांट्स के सेल्स को जितनी ऑक्सीजन उन्हें चाहिए उतनी मिल सकती है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए. ये रूट के अंदर भी होता है, स्टेम के अंदर भी होता है, लीव्स के अंदर भी होता है, लेकिन सबके अंदर ये इंडिविजुअली परफॉर्म किया जाता है. वहीं अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन. एनिमल्स के पास सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, पूरा अलग अलग ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है. अमाउंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज लिटल. प्लांट्स के अंदर जो गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है वो बहुत कम, वेरी लिटिल अमाउंट में की जाती है. वहीं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर जो गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए की जाती है, तो ज्यादा गैसेस होती हैं. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो. रेस्पिरेशन का जो रेट है प्लांट्स के अंदर बहुत स्लो होता है. वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हाई होता है. रेस्पिरेशन इन रूट्स. हमने अभी डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर 3 ऐसे ऑर्गन हैं जहां पे रेस्पिरेशन किया जाता है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. अब तीनों में कैसे किया जाता है वो देखते हैं. रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. ऑक्सीजन जो एयर है वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं वहां से एब्जॉर्ब करता है. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स इज रिलीज्ड एनर्जी इन विच इज लेटर यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. जो मिनरल्स और सॉल्ट्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने में ये ऑक्सीजन बाद में यूटिलाइज की जाती है. रेस्पिरेशन इन स्टेम. अब स्टेम में रेस्पिरेशन कैसे किया जाता है? इन केस ऑफ स्टेम, the air gets diffused in stomata and passes through various parts of the cell for respiration. Stomata के थ्रू ये जो एयर है ये एंटर करता है और बाद में इसको यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में फॉर रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमेटा एज वेल. जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जनरेट होता है उसे भी इसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज किया जाता है. In woody plants, the gaseous exchange is carried out by lenticles. जो woody plants होते हैं जिनमें जो stem है वो wood का बना हुआ होता है, उनके अंदर ये जो exchange है ये lenticles के द्वारा की जाती है. Lenticles is again small pores present in the woody plant.
Carbon dioxide gas produced in the cell of the stem during respiration diffuses out in the air through same lenticles. And again ऑक्सीजन इसी रास्ते से अंदर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी रास्ते से डिफ्यूज आउट हो जाता है. चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन लीव्स के बारे में. जो लीव्स के अंदर वो रेस्पिरेशन कैसे होता है. सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्टेम में पढ़ा था. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस वाया स्टोमेटा, दैट इज द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन लीफ, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा के अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. अब स्टोमेटा के अंदर कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे. जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं. एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स विल लीड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लीव्स. नाउ लेट्स डिस्कस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. जितने अलग तरीके के हमारे पास एनिमल्स हैं उतने ही अलग तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं. सबसे पहले अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं, आइए देखते हैं. इन अमीबा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन. अगेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तब अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन पूरा होता है. यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना दोनों वाया सेल मेम्ब्रेन. इट हैज स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डू हैव सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. अर्थवॉर्म्स की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म लिव इन द सॉइल. वो सॉइल के अंदर रहते हैं, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के अंडर रहते हैं. यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. वो अपनी स्किन को इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म इज देयर स्किन. अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन, म्यूजल्स, इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. अब गिल्स किस चीज में मदद करते हैं, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं. अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, इनके अंदर टाइनी होल्स या स्पिरेकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं. तो इन ट्यूब्स के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो बाहर जाती है. सो बेसिकली द स्पिरेकल्स एंड ट्रेकाइड्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स. अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें, जैसे मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग, जैसे बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग्स, फ्रॉग, इन सब के अंदर लंग्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए. इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स performing some specific functions. Respiration in humans is carried out by the human respiratory system. जो respiration है हमारे अंदर वो इस human respiratory system के द्वारा किया जाता है. When we breathe, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. This so-called exchange of gases is necessary for metabolic activities. जब हम breathe करते हैं, breathing का process क्या है, जब हम inhale करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. दिस प्रोसेस, दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नेसेसरी. ये सबसे पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का. क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है. अब आगे हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस टू ब्रीथ. ये वो सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं जो बेसिकली हमें सांस लेने में मदद करते हैं. लंग्स
is the primary organ of respiratory system because it helps in exchange of gases. सबसे बड़ा और सबसे अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है लंग्स का. लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है. अदर मेन पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूड एयर पैसेजेस, ब्लड वेसल्स, मसल्स दैट फैसिलिटेट ब्रीदिंग एज वेल. बाकी के जो हैं वो और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि हैं एयर पैसेजेस, ब्लड वेसल्स, मसल्स एक्सेट्रा. सबसे पहले बात करते हैं नोज की. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है जब एयर हमारे अंदर जाती है बाय नोज. द नोज पोजेसेस अ कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स विच आर डिवाइडेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज. हमारे नोज के अंदर दो एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स हैं जो कि उनके बीच एक बहुत थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज से डिवाइडेड है, यानी कि दो हिस्सों में बटी हुई है. दिस लेयर ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज सेप्टम. और हमारे नोज के अंदर टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फॉलिकल्स बोलते हैं. ये हेयर्स का बेसिकली काम क्या होता है? बाहर से आने वाले कीटाणु या पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करना हमारी इंटरनल बॉडी को और हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को मदद करने के लिए एडिशनल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर. नॉस्ट्रिल्स से होते हुए हमारी जो एयर है वो जाती है लैरिंक्स के अंदर. लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स आर सिचुएटेड एट द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग फेरेंक्स एंड ट्रेकिया. जहां पे ट्रेकिया और फेरेंक्स आपस में जुड़ते हैं, लैरिंक्स वहीं मौजूद होता है. इट इज टर्म्ड एज एडम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स. हम इसे एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं और वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं. दिस इज द पोर्शन विच इज रिजन अप. ये वो वाला पोर्शन है जो हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है. जब हम खाना निगलते हैं तब ये जनरली राइज होता है. इट जनरेट्स साउंड एज एयर पासिस थ्रू द हॉलो इन द मिडल. जैसे ही हमारे नोज के अंदर एयर पास होती है, इसके अंदर बहुत हल्की सी साउंड हमें सुनाई देती है. फेरिंक्स, ये जो एयर है लैरिंक्स से होते हुए हमारे फेरिंक्स के अंदर जाती है. फेरिंक्स क्या है? द नेजल चेंबर्स ओपन अप इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस टर्म्ड एज फेरिंक्स. ये हमारे नेजल चेंबर के अंदर एक बहुत वाइड और हॉलो स्पेस है. इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर. हमारा खाना भी इसी रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारा फूड भी इसी रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर जाता है. एपिग्लोटिस is an elastic cartilage which serves as switch between larynx and esophagus. जो एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है इसके अंदर वो एक बहुत हल्का सा, बहुत माइनर सा स्विच है जो कि लैरिंक्स और ईसोफेगस के अंदर से उन्हें दोनों को अलग करता है. बेसिकली एपिग्लोटिस ही डिसाइड करता है कि एयर है इसको लंग्स के अंदर भेजना है एंड फूड है इसको इंटेस्टाइन्स के अंदर भेजना है. तो अब फेरिंक्स से होती हुई हमारी जो एयर है वो जाती है ट्रेकिया के अंदर. ट्रेकिया, जैसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत होती है हमारे नेक के निचले हिस्से से. इसे जनरली सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स के साथ कवर किया जाता है इसकी हार्डनेस और स्टिफनेस बनाए रखने के लिए. नाउ ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स और स्प्लिट्स the air particles into two bronchi, one for each lung. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, ट्रेकिया splits it into two tubes termed as bronchi which enters each lung individually. अब ये bronchi जो हैं ये आगे और फर्दर डिवाइड होते हैं into secondary and tertiary bronchial tubes जिन्हें हम स्मॉल एयर सैक्स भी बोल सकते हैं या एल्वियोलाई भी बोल सकते हैं. एल्वियोलाई आर द स्मॉल एयर सैक्स विच आर प्रेजेंट. दे हैव थिन वॉल्स. इनके अंदर जनरली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं. ऑक्सीजन अंदर एंटर करते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं. लंग्स. लंग्स आर द चीफ सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां रेस्पिरेशन किया जाता है दैट इज लंग्स. दे आर लोकेटेड
इन द थायरॉइड कैविटी ऑफ द चेस्ट नियर बैकबोन, हमारे बैकबोन के पास में थायरॉइड कैविटी के पास ये चेस्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ आवर हार्ट, ये दो पेयर्स के अंदर होते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये पेयर में किया जाता है बाय द ब्रोंकाइल ट्यूब्स एंड द एल्वियोलाई सैक्स दैट आर प्रेजेंट इन देम। डायफ्रागम, डायफ्रागम जो है वो बहुत प्राइमरी मसल है दैट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। अब ये कहां होता है? इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो लंग्स एंड हार्ट। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है एक रिदमिक बेसिस पे। जैसे ही हम एयर को इनहेल या एक्सहेल करते हैं, डायफ्रागम भी साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होता है। दिस क्रिएट्स द वैक्यूम इफेक्ट टू पुल द एयर आउट ऑफ आवर लंग्स। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो डायफ्रागम जो है, जब हमारी बॉडी इरिटेटेड फील कर रही होती है अंदर से, बी इट बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग और यूरिन, तो एक एब्डोमिनल प्रेशर प्रोवाइड करता है टू रिलीज दैट वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो कि कंबाइंड हैं या इन्वॉल्व हैं इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर, दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नोज, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइल ट्यूब्स, लंग्स एंड डायफ्रागम, ये कुल मिला के सारे ऑर्गन्स हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रेट, ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट इज द पर्सनस रेट ऑफ नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। एक इंडिविजुअल कितनी बार सांस ले रहा है एक मिनट के अंदर, दैट इज नोन एज रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ एन एडल्ट इज फ्रॉम 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। अगर कोई इंडिविजुअल 12 से 25 तक जा रहा है ब्रेथ्स पर मिनट वाइल रेस्टिंग, अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन वाइल रेस्टिंग अगर ये हो रहा है तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग।